क्लास 12th में हमें डेरिवेशंस तो करने ही पड़ते हैं और साथ ही साथ हमें न्यूमेरिकल्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी होती है। तो बच्चों क्या है कि मैं आपको कुछ सेलेक्टिव न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूँ जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग मुझे फॉलो कीजिए और मेरे साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, न्यूमेरिकल्स को लगाइए और मज़े से इन न्यूमेरिकल्स का आनंद लीजिए। तो हेलो बच्चों, दिस इज दीपाली पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। मैं क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाती हूँ, मुझे 20+ ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी क्लास 12 फिजिक्स की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल क्लास 12 NCERT बुक का यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है जो मेरे एंगल से इम्पॉर्टेंट है और जिसका आंसर बच्चों को पता होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, उसका मीनिंग निकालो और फिर उसको ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो फिर समझने की कोशिश करो और फिर उसको दोबारा से ट्राई करो। ठीक है, तो यही हमारा फंडा होता है न्यूमेरिकल्स को करने का। बट हाँ, आपको लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। तो फिर क्या है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। वी आर इमेजिनिंग कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये दो बॉडी हैं। ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है पर सेकेंड? 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर कर रही है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। तो बॉडी ए बॉडी बी को कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर कर रही है पर सेकेंड। ठीक है, तो वो चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q = Ne। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10⁹ और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो Q की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। तो यानी कि ये जो बॉडी है ये एक सेकेंड में इतना चार्ज जो है वो क्या कर रही है? 10⁻⁻10 कूलम चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर हो रहा है? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कितनी देर में ट्रांसफर हो रहा है? 1 सेकेंड में। अब हमें क्या पता लगाना है कि 1 कूलम चार्ज कितनी देर में ट्रांसफर होगा? तो क्या करेंगे उसके लिए? वी विल डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे, ये हमारा डिवीजन हो गया। अब आपको आना चाहिए कि इस नंबर को मैं सॉल्व कैसे करूं ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो -10 पावर है ना, इसको ऊपर ले जाओ, ये +10 पावर हो गई और नीचे 1.6 बचता है। ये 1.6 का पॉइंट हटा दो और ऊपर 10 लगा दो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाता है? 10 से तो 16 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक 0 और चाहिए, तो हमने इससे बोरो कर लिया और यहाँ पर 10 की पावर 9 बचा और 16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 × 10⁻9 इतने हमें सेकंड लगने वाले हैं एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में। और बच्चों, NCERT की जब आप बुक खोलोगे और इस एग्जाम्पल को चेक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उन्होंने आंसर ईयर्स में दे रखा है, मतलब कितने साल में। सेकंड में तो हमारा ठीक आ रहा है, बट अगर आप एक सेकंड को साल में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 198 ईयर्स इसका आंसर आएगा। तो वो आप खुद से करके देख लेना। ठीक है, वो कैसे करके देख लेना कि भाई एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, निकाल लो। 365 को 24 फिर 60 × 60 से मल्टीप्लाई करो, इतने सेकंड्स होंगे एक ईयर में। और फिर एक सेकंड में इसको जस्ट अपॉन में ले जाओ। ठीक है, फिर इतने सेकंड के लिए वो सारी क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दो एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। क्या आपने ये वाला क्वेश्चन NCERT बुक में देखा है? NCERT बुक को खोलते हो या नहीं खोलते हो? NCERT बुक को खोलो, उसमें क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपना ही सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो हम बाकी बुक्स क्या ही पढ़ेंगे, है ना? सही बात है। तो देखो, यहाँ पर एक कप है वाटर का, मैं मान लेती हूँ ये कप है, और ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि कप का मास कितना है, कितना पानी उस कप में आता है। तो मैं NCERT के हिसाब से चल रही हूँ। मैंने माना कि इसमें 250 ग्राम वाटर है। ठीक है, अब देखो 250 ग्राम वाटर है कप की कैपेसिटी हमारे हिसाब से, और वो पूछ रहे हैं कि कितने इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इतने उसमें ना। तो देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब Q = N फॉर्मूला लगाना होगा और N फाइंड करना होगा, जो भी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर गोल क्या है? टू फाइंड N।
तो n कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले H2O, और H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं? 2 × 1 + 16 यानी कि 18 ग्राम। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ वाटर का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18 ग्राम। और तुमने क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, है ना? एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? यानी कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट कहता है। अब देखो, इतने तो हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, कितने में? 18 ग्राम में। बट हमारी कैपेसिटी कितनी है? 250 ग्राम हमारी कैपेसिटी है। तो अभी हम 250 ग्राम में कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 18 ग्राम H2O में है हमारे पास 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23/18। अब टोटल हमें कितने में निकालना है? 250 ग्राम में निकालना है। 250 ग्राम ऑफ H2O, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना। अभी सॉल्व नहीं कर रहे, बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है ना, हमें तो नंबर निकालना है। अब तुम सोचो, जो वाटर होता है H2O, उसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होता है एक वाटर के मॉलिक्यूल में? देखो, 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होंगे। और 1 ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 8 इलेक्ट्रॉन या 8 प्रोटॉन होंगे। तो कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 प्रोटॉन्स होंगे किसमें? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। ठीक है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23 × 250 इंटू हमने कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 18। तो इतने नंबर हो गए किसके? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या आया? ये हमारा आया n निकल के ये। तो बस अब Q बराबर n, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, n हमारे पास ये आ चुका है 10⁻23, 250, 10 और अपॉन में 18। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻−19। इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आज सॉल्व करेंगे। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence। देखो, हम लोगों ने Coulomb's law भी पढ़ा है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, और हमने ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ा है जो न्यूटन सर ने दिया था। ठीक है, और उन दोनों के फॉर्मूले में यहाँ पर लिख रही हूँ। देखो, जो हमारा ग्रेविटेशनल वाला होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कुछ इस तरीके से होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। देखो, यहाँ पर ये जो लाइन कही गई है ना बच्चों कि बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, तो देखो ये इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस कहलाता है कि मतलब दोनों के दोनों फोर्सेस ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? उनके बीच की जो मासेस हैं और जो चार्जेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस लाइन का मतलब ये है। तो हमें क्या करना है? कंपेयर करनी है स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, हमें इनकी वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है कौन से फोर्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, उनको कंपेयर करना है बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से पढ़ो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ये रखे हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये एक प्रोटॉन रखा हुआ है, ये दोनों रखे हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनके बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? कितना
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये सेम डिस्टेंस पे रखे तो हमें इनके मैग्नीट्यूड्स की कंपैरिजन करनी है। ठीक है, तो अभी देखो कैसे कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले समझो, हमें सबसे पहले कौन सा वो फोर्स बोल रहा है। सबसे पहले वो हमें बोल रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, और सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो QE और QP कर दो अपॉन आर स्क्वायर, माना ये दोनों आर डिस्टेंस पर है। और जो ये वाला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल वो होगा G, यहाँ पर मासेज आ जाएंगे ME MP अपॉन आर स्क्वायर, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, बस क्या मिलेगा, FE अपॉन FG इक्वल टू K QE QP आर स्क्वायर G ME MP आर स्क्वायर। और देखो यहां पर कैंसिल कर दो ये, अब क्या बचा, K QE QP अपॉन G ME MP। और वैल्यूज तो तुमको पता होगी, है ना। वैल्यूज देखो, K की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है ना, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी यही होता है, बस। और G की वैल्यू पुट करो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास इलेक्ट्रॉन का ये होता है और मास प्रोटॉन का क्या होता है, सेम। बस कुछ नहीं करना है, पावर्स को अलग अलग करो और सॉल्व करो। ठीक है, आंसर लगभग 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 ये आएगा। मैं चाहूँ तो मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो देखो 9, थोड़ा सा फिजिक्स की चीजों को समझो, 9 और 9.1 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैं इसको कट कर दूंगी। और देखो इसको भी मैं कट कर दूंगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बचेगा क्या, 1.6, और देखो 10 की पावर को असेंबल कर दो, 9 -19 -19, ठीक है, और अपॉन में देखो 6.67 और 10 की पावर -11 -31 -27, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है। चलो अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाली हूं, मैं ये डेसिमल हटा दूंगी तो ये ऊपर का 160/667 बन जाएगा। और देखो 10 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो -38 में से प्लस का 9 माइनस करो, माइनस का 29, और नीचे देखो 7 8 9, यानी कि 10 की पावर हो गया 9 2 5 और 1 6, तो 29। देखो दोनों माइनस माइनस किया ना, तो कैंसिल हो सकती है। चलो कैंसिल कर देंगे तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इसको तुम डिवाइड करके देखना, ठीक है, तो तुम्हें आंसर मिलेगा यहाँ पे 2.39, और ये देखो 10 की पावर आ जाएगी 39। ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 2.39 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स है, ज्यादा है। किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है। कैलकुलेशंस को करोगे नहीं बच्चों ना तो नहीं होगा, और मैं अगर हर छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं एक ही न्यूमेरिकल कर पाऊंगी। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मुझे बताना, आई विल ट्राई सम अदर मेथड फॉर यू, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी तो मुझे पता चलेगा अच्छा मेरे बच्चों को तो ये भी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, देन आई विल डू दैट। ओके, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला है उन्होंने, फॉर 2 प्रोटॉन्स। तो अभी आप क्या करोगे, ये देखो मैं बता देती हूँ, हिंट दे रही हूँ। फॉर 2 प्रोटॉन्स ना, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ही रख दो यहाँ पर, और ये भी प्रोटॉन, और डिस्टेंस को सेम रहने दो, ठीक है। और फॉर्मूले में क्या चेंजेस करने वाले हो बताओ, यहां पर लिख के दे रही हूं मैं, Fe अपॉन Fg, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, QP और QP,
और नीचे बचेगा GMP MP। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी हटा दिया और इलेक्ट्रॉन के मास को भी हटा के दोनों जगह प्रोटॉन को रख दिया है। एंड सेम कैलकुलेशन होनी है, आप लोग भी ट्राई करके देखो, आंसर भी आपको NCERT बुक में मिलेगा। तो डू इट, डोंट लीव इट। ठीक है, चलो अब एक पार्ट और है इसका, उसको पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। हमें किसके बीच का निकालना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। तो देखो, ये हमने माना इलेक्ट्रॉन रखा है, ये हमने माना प्रोटॉन रखा है, और कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं ये मैंने पढ़ लिया था, लेकिन आप लोग भी पढ़ लो। ये 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट अगर रखे हैं तो ठीक है, तो ये हमारे 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट रखे हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, देखो 1 एंगस्ट्रॉम याद कर लो, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बिकॉज दे बोथ हैव अपोजिट नेचर। तो सबसे पहले तो हमें इनके बीच का फोर्स पता होना चाहिए। ऐसे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से दोनों के बीच का फोर्स। ठीक है, के की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे सेम चार्ज। देखो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, दैट्स वाई हमें टाइम लग रहा है। और देखो R² मतलब 10⁻⁻10 को हमें 2 बार लिखना है। देखो -19 से -10 काट देते हैं। ओके, 1.6 और 10⁻⁻9 बच रहा है, और इधर भी 1.6 और 10⁻⁻9 बच रहा है। ठीक है बच्चों, ट्राई करना, हाँ फिर देखना सेम आएगा। 16 × 16 × 9 एक साथ लिखेंगे, और देखो पावर्स को असेंबल करो, जैसे अभी मैंने बताया था -9 ना। ओहो, चलो यहाँ पर आएगा -9 ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 9 × 2.56 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 10⁻⁻9। वी विल सॉल्व एंड दिस विल बी द फोर्स। अभी वो पूछ के रहे कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो दोनों का अलग अलग मास होता है, एंड वी नो कि F बराबर क्या होता है? ma। अब फोर्स तो दोनों के बीच में सेम लगने वाला है, लेकिन ये जो फोर्स है ना, इस हिसाब से जो हल्का पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, और जो भारी पार्टिकल होगा दोनों में से वो कम एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स आया ना, इसको अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं इसके फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर दूं, क्योंकि F बराबर ma, एंड F की वैल्यू मुझे ये मिल गई है। ठीक है, तो AE बराबर कितना आ जाएगा? 9 × 2.56 × 10⁻⁻9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर दो, ये देखो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2.56 × 10⁻, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और 31 में से 9 माइनस करोगे तो लगभग 22। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया। और प्रोटॉन के एक्सेलरेशन के लिए तुम लोग क्या करोगे? देखो ये जो फोर्स है ना, इसको मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बार बार करो, क्योंकि दिखने में तो क्वेश्चन छोटा लग रहा है, लेकिन करने में टाइम लग रहा है ना, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे और तब इसको अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, और मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं उतारा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा था लिखने के लिए, और डायग्राम से समझ में आ रहा था कि क्या कह रहा है बंदा ना, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। मैं आपको समझा देती हूँ क्या है क्वेश्चन में। देखो ये 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ये लटकी हुई है, ठीक है, किसी सरफेस से, और ये रखी हुई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। पहला केस नंबर 1। दूसरा केस नंबर 2 क्या कहता है कि एक आइडेंटिकल बॉडी, हाँ ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल का मतलब सेम चार्ज कैरी कर रही है, और एक तीसरी बॉडी जो कि C है, और चौथी जो कि D है, दोनों सेम चार्ज कैरी करी हैं। ठीक है, और उन दोनों को इनसे टच करवाया, और टच करवा के रिमूव कर दिया। रिमूव किया है क्योंकि देखो ये केस नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है कि जो केस नंबर में जो 1 में जो फोर्स था इन दोनों बॉडीज के बीच, और अब जो केस नंबर 3 में जो फोर्स है इन दोनों के बीच, वो क्या होगा, मतलब क्या क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पर। तो देखो बहुत सिंपल है। देखो मैंने माना
कि जो फोर्स था केस नंबर 1 में वो ये था, मैंने माना इसका चार्ज क्यू था, चलो इसका मैं क्यू डैश मान ले रही हूँ, ठीक है, तो ये था और डिस्टेंस ये थी। सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है एज सच, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब देखो हमने पढ़ा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो अभी होगा क्या कि अगर ये कोई बॉडी है इस पे क्यू चार्ज है और दूसरी बॉडी जिसपे कुछ भी चार्ज नहीं है उसको टच करवाया, तो दोनों का चार्ज फ्लो होगा, ट्रांसफर होगा चार्ज, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो पाए। तो अभी ये Q/2 रह जाएगा और ये रह जाएगा, सेम चार्ज हो गया, सेम चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो एट लास्ट इस पे कितना चार्ज बचेगा, ये, और इस पर ये। तो अब हम नया फोर्स अगर निकाले तो K Q की जगह Q/2 और इसकी जगह Q'/2 और इसकी जगह 5। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, 2 2 जा 4, 5 का स्क्वायर मीन्स 2500, ये हमारा F डैश बन गया। तो क्या मैं इसको भी ऐसे ही लिख दूं, इसको भी लिख देती हूँ ऐसे ही, तो थोड़ा सा ना सही हो जाएगा। 10 का स्क्वायर भी तो 100 ही होता है ना। देखो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम दोनों की कंपेयर करना, तो F और F डैश मतलब राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है ना, तो कंपेयर कर दो। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट कि जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स के क्या है, बराबर है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the force between two small charge spheres having charges of this and this? तो बहुत सिंपल है, दो स्मॉल चार्ज स्फेयर्स है, ये है पहले पे चार्ज और दूसरे पे चार्ज है ये, और दोनों रखे हुए हैं कितना डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर पर। करना चाहोगे, देखो मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग कर लो, ठीक है, पॉज करो और करो, ठीक है। अच्छा देखो अब मैं बता देती हूँ, देखो मैंने माना कि Q1 है यहाँ पर और Q2 है यहाँ पर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो उसको मीटर में चेंज करना मत भूलो कभी भी, क्योंकि अगर चार्जेस कूलम में है तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, और फोर्स का फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, K की वैल्यू याद कर लो, और Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। बस अब क्या करोगे, 3 से ये काट दो और 2 से काट देते हैं, तो 9 अपॉन 15, और पावर्स को सैम्पल कर लो, 9 में से 14 में से 9 गया तो माइनस का 5, -3 हमारा नीचे बच रहा है, तो कुल मिलाकर के पावर ये नो सेम है, माइनस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगी, तो 15 है ये। तो क्या करें, एक 0 ले लेते हैं, 90 अपॉन 15 कर लेते हैं, और 10 टू दी पावर हमारा -2 है, तो एक 10 हम नीचे लगा देते हैं, एक 10 हमने ऊपर लगा दिया, ठीक है। 15 6 जा 90, और 10 की पावर ये 1 था ना, ऊपर जाके -3 हो गया, तो इतना न्यूटन फोर्स हो गया दोनों के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन आपको समझाया और 5 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। होता है क्या कि हम छोड़ देते हैं क्वेश्चंस, हम दूसरी प्राइवेट पब्लिशर की बुक से करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले हम यही वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन पिक करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा बता देना, और क्वेश्चंस करना, डरना मत, क्वेश्चन से डरोगे तो अपना ही लॉस करोगे। बाकी मेरे हिसाब से क्लास 12 में अब जितने क्वेश्चंस करो वो कम है, तो क्वेश्चंस करो 5 के स्पेल में ही करो, बार बार करो, ठीक है। और मुझे बताना मत भूलना कि मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।